हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि एचएचएम के पहले क्लास में आपने हमसे पढ़ा था, इसके पहले भी एचएचएम की क्लासेस और चल चुकी हैं। तो इसके पहले वाले क्लासेस में हमने आपको डेंसिटी बताया था और डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी बताया था, कंप्रेसिबिलिटी बताया था, प्रेशर बताया था, वेपर प्रेशर बताया था। दोस्तों, वेपर प्रेशर के बाद अब हम चलते हैं विस्कोसिटी की तरफ। हम चलते हैं किसकी तरफ? विस्कोसिटी की तरफ। एचएचएम में जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका क्या नाम है? तरल के गुण। तरल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों देखते हुए चलेंगे, क्योंकि ज्यादातर अगर इंग्लिश देखेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जेईई वगैरह के एग्जाम में हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन दे देता है, हिंदी तो कुछ भी लिख के दे देगा, हिंदी आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इंग्लिश समझ जाएंगे। तो ये देखते हुए चलेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा विस्कोसिटी। होगा तो दोस्तों, विस्कोसिटी क्या चीज है? साधारण तरीके से हम समझे अगर, तो विस्कोसिटी का एक छोटा सा डिफिनेशन है। रेजिस्टेंस टू फ्लो, मतलब बहाव को जो रोकता है, बहाव को जो रोकने का काम करे, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो जैसे कि हमने बताया कि रेजिस्टेंस टू फ्लो मतलब बहाव को रोकने का काम, एक डिफिनेशन भी इसका समझते हैं। कहते हैं कि किसी तरल का वह गुण, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध करता है। दूसरी सतह पर फिसलने में क्या करता है? विरोध करता है। उसे श्यानता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। मतलब एक सतह है और दूसरी सतह उसे फिसलने का विरोध करे तो उसे क्या कहेंगे? श्यानता। तो फ्लूइड्स में श्यानता के जो गुण होते हैं वो अलग अलग फ्लूइड्स में अलग अलग होते हैं। जैसे पानी के लिए विस्कोसिटी कुछ और होती है और पारे के लिए कुछ और, ऑयल्स के लिए कुछ और। जैसे हम कभी अगर इसको जानना चाहें तो आप एक देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। आप पानी को गिराइए तो वो कुछ दूर तक जाएगा, वो कुछ दूर तक जाएगा। और उतने ही आप तेल को गिराइए, तेल की विस्कोसिटी जो होती है, तेल की जो विस्कोसिटी होती है वो अधिक होती है। वो क्या होती है? अधिक होती है। मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसमें विरोध का कार्य अधिक रहेगा। उसमें क्या रहेगा? उसमें विरोध अधिक होगा, जिसके कारण तेल का बहाव कम होगा। मतलब एक और चीज कह सकते हैं, उसका जो फ्लो है उसके विस्कस के अपोजिट होता है। उसके फ्लो उसके विस्कस के अपोजिट होता है। मतलब जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उसका फ्लो उतना ही कम होगा। उसका फ्लो क्या होगा? उतना ही कम होगा। किसी भी लिक्विड की बात करें, जितना ज्यादा वो विस्कस होगा उसका फ्लो उतना कम होगा। जैसे आप कोई तेल ले लीजिए, जैसे सरसों का तेल लिए आप और पानी लिए। पहले आप पानी को गिरा के देखिए तो पानी कुछ दूर तक तो चला जाएगा, फ्लो कर जाएगा, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी, उसको वो जो विस्कस है उसका कम है। किसके अपेक्षा? तेल के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि तेल को गिराते हैं तो तेल उतना दूर नहीं जा पाता, तेल अपने क्षेत्रफल के कम ही क्षेत्रफल में रह जाता है, तो उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा है। उसकी विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। तो फ्लो विस्कोसिटी के अपोजिट होता है। तो दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है, तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एडेशन और कोहेशन की। बात करते हैं एडेशन। एडेशन देख लेते हैं। एडेशन क्या होता है आप समझ लीजिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमको पढ़ाना है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा डालना है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम 1-2 महीने में हो जाएगा। तो वीडियो में आप देखते रहिए, बस इतना ही। विस्कोसिटी क्या है आप समझ गए। कोहेशन क्या होता है? डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स ले, डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स ले। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स ये है और एक मॉलिक्यूल्स ये है। इसमें डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जो जोड़ने का काम करता है, डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जो जोड़ने का काम करता है,
उसी को एडहेसिव बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एडहेसिव। एडहेसिव है तो मतलब एडहेशन होता है। तो डिफरेंट मान लीजिए मॉलिक्यूल्स ए है मॉलिक्यूल्स और ये क्या है? बी है। अब ए और बी और ए की जगह हम मान लेते हैं सरमाइका रखते हैं। आपने देखा होगा सरमाइका और लकड़ी, तो सरमाइका और लकड़ी के बीच में जब जोड़ते हैं तो उसमें क्या लगाया जाता है? ज्यादातर लोग कहेंगे फेविकोल लगाया जाता है। क्या कहेंगे आप? फेविकोल लगाया जाता है। लेकिन फेविकोल तो लगता जरूर है, लेकिन वो फेविकोल क्या है? एक कोडेसिव है। क्या है वो? कोडेसिव का काम करता है। एडहेसिव का काम करता है। फेविकोल कैसा कार्य करता है? एडहेसिव का काम करता है बीच में, जिसमें वो जोड़ने का काम करता है। एडहेसिव फोर्स आ जाता है, एडहेसिव फोर्स हो जाता है, जो कि इसी को कहते हैं एडहेसिव, एडेंशन। इसको क्या कहते हैं? एडेशन। तो आप इतने समझ गए होंगे डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जो जोड़ने का काम करता है उसी को क्या कहते हैं? एडहेसिव। अब हम एडहेसिव एग्जांपल के तौर पे जानते हैं कि डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जो जोड़ने का काम, जो फोर्स करता है जोड़ने का काम, उसी फोर्स को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं या एडहेसिव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक सरमाइका एक लकड़ी ले, और सरमाइका और लकड़ी के बीच में जो जोड़ने का काम करता है उसको हम फेविकोल कहते हैं। लेकिन वो फेविकोल एक कंपनी का नाम है। फेविकोल क्या है? कंपनी है। वो एक प्रकार से एडहेसिव है। वो क्या है? एडहेसिव है। तो उसमें एडहेशन का काम करता है फेविकोल। तो अब हम परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा क्या है इसका? तरल का वह गुण, तरल का वह गुण जिसके कारण, तरल का वह गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु, विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते हैं, या किसी तरल या ठोस के, या किसी तरल या ठोस के अणुओं में, तरल या ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण होता है। अब इनके बीच में तो क्या होगा? आकर्षण ही होगा ना। इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो जो विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जो जोड़ता है, जो आकर्षण काम करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? असंजन। इसको एक और नाम जानते हैं, हिंदी में हम क्या कहते हैं? असंजन। इतना जानते रहिए, हिंदी भी जरूरी है थोड़ा, इतना भी पढ़ते रहे। तो एडहेसिव मतलब असंजन बल कार्य करता है। अब पानी में असंजन का गुण अधिक होता है। ये भी है कि पानी में जो असंजन का गुण है वो अधिक होता है। तो हम बात करेंगे किसका? कोहेजन का। अब बात करेंगे किसका? कोहेजन मतलब ससंजन। ससंजन मैं आपको साधारण तरीके से बता रहा हूं, आप इतना समझ जाइए। जैसे कि आप पानी की, जैसे पानी आप गिराते हैं तो देखते हैं पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो, जैसे पानी और गिरा हुआ है तो उसको जब उसके नजदीक पहुंचते हैं तो बहुत तेजी से फ्लो करने लगते हैं। क्या करते हैं? फ्लो उसका थोड़ा तेजी से हो जाता है। अब नहीं समझे तो एक और तरीके से जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपने पानी गिरा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पानी की बूंदे पड़ी हुई है। यहाँ पे क्या है? पानी की बूंदे पड़ी हुई है। अब ये पानी जो है फ्लो करके अगर यहाँ पे पहुंचता है, ये पानी फ्लो करके यहाँ पहुंचता है, तब यहां तक का फ्लो तो सेम था, लेकिन जब यहां पे पहुंचता है तो इसका फ्लो इसकी तरफ थोड़ा तेज हो जाता है। इसको इसका फ्लो इसकी तरफ तेज हो जाता है, मतलब बहुत तेजी से कैच कर लेता है और ये पूरा ऐसे मिल जाता है, ये पूरा ऐसे मिल जाता है। उसी प्रकार इधर की तरफ भी यहां तक पहुंचता है, ठीक रहता है। यहां से बहुत तेजी से पकड़ता है तो यहां से भी क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये होता है कोहेजन। कोहेजन का परिभाषा हम जान लेते हैं कि तरल का वह गुण जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिसके कारण किसी तरल के अणु, आपने देखा किसी तरल के अणु, मतलब एक ये तरल वही है, पानी ये भी है, पानी ये भी, अब उसी तरल के अणु एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वही कहलाता है ससंजन बल या फिर ससंजन कहलाता है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स कार्य करता है? ससंजन, मतलब कि कोहेजन फोर्स काम करता है। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सरफेस टेंशन की तरफ। अब इतना होने के बाद हम चलते हैं सरफेस टेंशन।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव या फिर तल तनाव भी कहते हैं, तल तनाव। अब ये देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों एक हम चित्र बनाते हैं, चित्र के हिसाब से आपको बताते हैं कि क्या होता है सरफेस टेंशन। ये एक पात्र है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड के जो पार्ट्स होते हैं, ये जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि कोहेजन जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये इसको खींच रहा होगा, ये जो है इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, इसको 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 इसको, ऐसे ही सब होते हैं जितने हैं, सब यही कार्य करेंगे। ये सब एक दूसरे को खींच रहे होंगे अपने तरफ, इनके में फोर्स कार्य कर रहा होगा कुछ न कुछ, कोहेजन फोर्स में लगता रहता है। तो इस तरीके से सब ऐसे खींचते हैं, और ये ऊपर वाले जो है वो ऐसे करेंगे। तो दोस्तों अब आपने देखा कि ये तो आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब ये जो ऊपर वाले तल है वो भी आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इनके बीच एक पृष्ठ पर तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, तनाव होता है। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो तनाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। जो सरफेस पे तनाव उत्पन्न हुआ उसी को हम क्या बोल देंगे, सरफेस टेंशन। तो इतना इजी है दोस्तों, बहुत ही इजी है समझना। एक बार इसका हम परिभाषा भी समझ लेते हैं। ये गैसों में भी होता है, गैसों और द्रव में, और द्रव और द्रव में होता है। जैसे कि एक बार परिभाषा जान लेते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो किसी द्रव तथा गैस, किसी द्रव तथा गैस की बात करेंगे, किसी द्रव तथा गैस, या एक द्रव और दूसरे द्रव, या एक द्रव हो और दूसरे द्रव, मतलब एक द्रव और एक गैस हो, या फिर तो एक द्रव और दूसरा द्रव, और वो द्रव कैसा हो जो आपस में न घुलने वाले द्रव हो। ये आपस में क्या घुलते हैं, आपस में न घुलते हो। अगर घुल जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, वो तो जैसे पानी है तो घुल जाएगा तो एक ही हो जाएगा। इसलिए डिफरेंट प्रकार के लिक्विड लिए जाते हैं। तो या तो एक द्रव और दूसरा गैस, या फिर तो द्रव और इसके दूसरे द्रव, मतलब आपस में न घुलने वाले द्रव की संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है। क्या होती है, जो संपर्क सतह होती है वो खिंचाव या तनाव में होती है। जैसे पानी देखते हैं आप, ऊपर तैरने लगता है, अरे पानी में वो तेल, तो किस कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। तो जैसे तेल आपने पानी में रखा तो क्या करते हैं, ये डिफरेंट प्रकार के मॉलिक्यूल्स है ना। तो जैसे ये पानी मान लीजिए यहां तक है, यहां तक मान लीजिए पानी था, तो ये ऊपर क्या हो गया, ये ऊपर क्या हो गया, तेल हो गया। तो तेल ऊपर इसलिए आता है क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन है खिंचाव के कारण ऊपर आता है दूसरा द्रव है, वो क्या है, दूसरा द्रव है। इसीलिए कहते हैं परिभाषा में कि किसी द्रव या गैस, किसी द्रव तथा गैस, या फिर तो एक द्रव और दूसरा द्रव, मतलब कि वो पानी में न घुलने वाला द्रव हो, वो एक दूसरे में न घुलने वाला, वो आपस में घुलते ना हो, वो द्रव हो कि संपर्क सतह, ये क्या है, संपर्क सतह खिंचाव या तनाव में होती है। जब पानी का जो ऊपरी सतह है वो तनाव या खिंचाव में होता है तो इसी को हम तल तनाव कहते हैं, या फिर पृष्ठ तनाव, मतलब सरफेस टेंशन कहते हैं। दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने सरफेस टेंशन देख लिया। अब हम बात करेंगे कैपिलैरिटी। हम बात किसी करेंगे, कैपिलैरिटी क्या होती है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कैपिलैरिटी क्या होती है, कैपिलैरिटी क्या होती है। तो दोस्तों
जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि जो कैपिलैरिटी होती है वो किसी द्रव में जब कोई हम एक नली डालते हैं तो होता क्या है, कभी कभी उसका द्रव चढ़ जाता है, ऊपर राइज हो जाता है, या तो फॉल हो जाता है, या तो नीचे चला आता है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? कैपिलैरिटी कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? कैपिलैरिटी। मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। इसके दो चित्र हम बनाएंगे, एक राइज का और एक फॉल का। ये हमारा नली है, ये हमारा क्या है? नली है, मतलब केशिका नली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? केशिका नली। तो मान लीजिए इसमें द्रव भरा हुआ है, इस पात्र में क्या भरा है? द्रव, लिक्विड भरा हुआ है। इस पात्र में लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड जो होता है कभी कभी क्या करते हैं? ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कभी क्या करता है? ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो इसको बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं? राइज। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बोलते हैं? राइज। मान लीजिए इतना ऊपर चढ़ा यहाँ तक, तो ये हो गया राइज। ये तो आपका यहाँ था ही लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या कहला आपका? राइज हो गया। तो ये कैपिलैरिटी इसमें राइज होती है। और एक चित्र के द्वारा आपको दिखाता हूँ। जब कैपिलैरिटी में जो लिक्विड होता है वो फॉल होता है, तो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड है वो फॉल होता है, मतलब नीचे की तरफ गिरता है। जैसे कि ये देख लीजिए, इस नली में देखिए, आप दोनों में आप देख लेंगे तो एक नली में यहाँ पे क्या हुआ? फॉल हुआ है। तो एक नली में आप देखा है कि ये राइज हो गया, ये कैपिलैरिटी एक्शन में ये राइज हो गया, और दूसरे में फॉल हो गया। तो एक जल को लिया हमने, एक पारा को लिया। तो जब किसी भी पात्र में आप जल को लेते हैं और उसमें एक नली डालते हैं, नली जो केशिका नली हो, जो कि खाली नली हो, केशिका नली को डालने पर बहुत कम व्यास का नली होना चाहिए, बहुत कम व्यास का। मान लीजिए लगभग 15, हाँ लगभग 15 आप ले सकते हैं, 15 मिलीमीटर का व्यास मान लीजिए ले लिए आप। अब 15 मिलीमीटर का व्यास के नली को उसमें आपने डाल दिया। डालने के बाद क्या होता है? नली में ऊपर पानी चढ़ जाता है। आप प्रैक्टिकली करके अपने घर पे देख सकते हैं ये सब चीजें, कि नली में ऊपर पानी अगर चढ़ जाता है तो वो होता है राइज कैपिलैरिटी। क्या कहते हैं उसको? राइज कैपिलैरिटी। उसमें कैपिलैरिटी एक्शन होती है। और वही पारा जो होता है, पारे को एक नली हम लें और उसमें पारे में अगर डालें तो क्या होता है? इधर की तरफ तो उठा रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो नीचे हो जाएगा, मतलब फॉल हो जाएगा। उसके कैपिलैरिटी एक्शन में नीचे गिरावट आ जाएगी। तो ये कैपिलैरिटी के दो एक्शन होते हैं, एक होता है राइज, एक होता है फॉल। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। इसका एक पूरा डिफिनेशन मैं आपको बताता हूं कि इस क्रिया में बहुत कम व्यास की नली को, इस क्रिया में बहुत कम व्यास की नली को यदि किसी द्रव में डुबोया जाए, यदि किसी द्रव, ये क्या है? लिक्विड ही तो है। ये क्या है? द्रव, मतलब लिक्विड है। तो जब कोई, मतलब बहुत कम व्यास की नली, जब कोई बहुत कम व्यास की नली किसी द्रव में डुबोई जाती है, तो जब डुबोए जाने पर नली में द्रव तल नीचे आता है या फिर ऊपर चढ़ जाता है। तो जब नीचे आता है तो ये जब नीचे आया तो फॉल हुआ, और जब राइज ऊपर उठा तो इसे राइज कहते हैं। तो नीचे और ऊपर आने की ऐसी घटनाओं को कैपिलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलैरिटी कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बना भी दिया, दिखा भी दिया कि ये कैपिलैरिटी एक्शन किस में होता है। तो आपने एग्जाम्पल में क्या देखा? जब किसी पतली नली को, मान लीजिए पानी से भरा बर्तन ये किससे भरा बर्तन है? पानी से भरा बर्तन है। अब इसमें हम किसी पतली नली को डालते हैं, तो किसी पतली नली को डालने से भरे बर्तन में जब डालते हैं तो पानी का तल ऊपर चढ़ जाता है। क्या होता है? ऊपर चढ़ जाता है। और यह तल अवतल कॉनकेव है। यह तल कैसा बनाता है? कॉनकेव बनाता है। ये कॉनकेव ही हुआ ना,
ये कॉनकेव बनाता है, मतलब अवतल, अवतल दर्पण की तरह, अवतल की तरह दिखा नहीं रहा है ये, अवतल की तरह। तो ये जब कॉनकेव बनाता है तथा जब किसी, ये तो कॉनकेव बना लिया है, और जब हम किसी मान लीजिए पारे में, जब हम किसी मतलब कोई पारा है, पतली नली को पारे में भरे बर्तन में डालते हैं, जब किसी पतली नली को पारे से भरे बर्तन में डालते हैं तो पारे का तल नीचे गिर जाता है। पारे का तल क्या होता है? नीचे गिर जाता है। देखिए पारे का तल क्या हुआ? नीचे की तरफ गिर गया। तो और यह उत्तल कॉन्वेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल बनाता है। जब यह उत्तल बनाए तो फॉल हो गया, और जब अवतल बनाए, कॉनकेव बनाए, तो राइज हो गया। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछता है आपके जेईई वगैरह के एग्जाम में कि जब हमारा फॉल होता है तो कौन सा लेंस बनाता है? तो उत्तल बनाता है, और जब राइज होता है तो क्या बनाता है? अवतल, मतलब कॉनकेव बनाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो दो प्रकार के रूप में, मतलब दर्पण के रूप में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के रूप में ये फॉल और राइज में अपना शेप तैयार करता है जब किसी नली को हम डालते हैं किसी भी द्रव में। मतलब एक पानी में डालते हैं तब कैसा बनाता है, और पारे में डालते हैं तब कैसा बनाता है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये आपने एग्जाम्पल से देख लिया। इसका एक फार्मूला है H इक्वल टू, अब H क्या है पहले ये भी देख लीजिए आप। H कितनी हाइट है, मतलब कितनी हाइट राइज होती है, मान लीजिए ये H है, कितनी हाइट राइज होती है या फिर फॉल होता है, या फिर फॉल यहां से यहां तक जो होता है, ये भी तो H हुआ। तो H ये हो गया, इसका H इतना है, और यहां से यहां तक का फॉल है तो H हुआ, और इसका H यहां से यहां तक हुआ तो H हो गया ये। और दोस्तों ये क्या है? पानी है आपका, क्या है? पानी। और ये क्या है? पारा है, आपने देख लिया। और ये एक नली है, क्या है ये? कि ये संकरा नली है। ये क्या है? संकरा नली है ये भी। तो ये पूरी की पूरी ऐसी क्रिया थी जिससे हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है H इक्वल टू 2Fs, H इक्वल टू 2Fs cos थीटा बाई रो जी आर। ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार होता है यहां से, पानी के बेस से, और एक पारे के बेस से हमारा तैयार होता है H इक्वल टू 4Fs cos थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ दो फार्मूला, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों ये हुआ कैपिलैरिटी एक्शन। अब हम देखेंगे पानी के कुछ गुण होते हैं, मतलब मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो दोस्तों पानी के मुख्य भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो पानी के मुख्य भौतिक गुण क्या क्या होते हैं आप लिख लीजिए या फिर आप सुन लीजिए। वैसे आप इतना जान लीजिए कि पानी के गुण कौन कौन से होते हैं। ये हमारे एग्जाम में आ जाता है कि वाटर के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उनको आप एग्जाम में लिखते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। जैसे शुद्ध पानी रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। जो शुद्ध पानी होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और पारदर्शी भी होता है। शुद्ध पानी की बात हम कर रहे हैं। और शुद्ध पानी का भार जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 9.81। इसको हम लिख देते हैं पूरा, ऐसे आपको समझने में दिक्कत होता है। पानी की प्रॉपर्टीज जो है उसको लिख लिख के आपको समझा देते हैं। तो ये आपने देख लिया कैपिलैरिटी, समझ में तो आई हो गया होगा दोस्तों। जहां भी आपको न समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको हम अगले वीडियो में वो जरूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपके डिप्लोमा लेक्चर पे जो आपका नंबर है, कांटेक्ट नंबर, इस पर आप कोई भी अगर चीज न समझ में आए तो 7080230152 इस पर आप कॉल करके या फिर मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आप कोई भी कंटेंट, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और वीडियो को आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो दोस्तों हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है और हम सब आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर,
हाँ, तो ये क्या है हमारा मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो मैंने पहला बताया कि जो शुद्ध पानी होता है रंगहीन होता है और गंधहीन, रंगहीन गंधहीन था पारदर्शी होता है। यह रंग आपको एग्जाम में लिखने का है तो आप लिख देंगे कि शुद्ध जल जो होता है रंगहीन, गंधहीन और पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये पहला प्रॉपर्टीज है कि यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और पारदर्शी होता है। और शुद्ध पानी का भार जो होता है, शुद्ध पानी का भार 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ये पानी का भार होता है। ये पानी क्या होता है? भार होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। समुद्री पानी साधारणतः पानी से 1.03 गुना भारी होता है। तो ये भार तो इसका इतना है। अब हम समुद्री पानी की बात करें, जो समुद्री पानी होता है वो साधारणतः पानी से 1.03 गुना भारी होता है। तो दोस्तों ये आप याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है कि समुद्री पानी साधारण पानी का कितना गुना होता है, तो 1.03 गुना होता है। ठीक है। अब सामान्यतः पानी का अपेक्षिक आयतन जो होता है, अपेक्षिक आयतन जो सामान्यतः पानी का अपेक्षिक आयतन होता है वो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी। तो दोस्तों ये होता है इसका अपेक्षिक आयतन। इतना हम अपेक्षिक आयतन इतना प्रयोग किया जाता है इसका। अब पानी का जो प्रसार होता है, प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। पानी का प्रसार गुणांक क्या होता है? बहुत कम होता है। इसको लिखते हैं बहुत कम होता है। तो ये सब है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो दोस्तों आपने पहला पढ़ा रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी होता है। दूसरा पढ़ा भार में 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और तीसरा इसी में आपने देख लिया, या तीसरा इसको बना सकते हैं, समुद्री पानी का जो भार होता है वो साधारण पानी के 1.03 गुना भारी होता है। और चौथा आपने देखा अपेक्षिक आयतन जो होता है 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी होता है। और पांचवा आपने देखा कि इसका प्रसार गुणांक बहुत कम होता है। तो इतना आपने देख लिया इसका। ठीक है। अब हम बात करते हैं आयतन गुणांक। इसका पानी का प्रसार गुणांक आपने देख लिया। इसका जो आयतन गुणांक होता है लगभग 2g न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इतना आप जान लीजिए। और 20 डिग्री सेल्सियस पर, यह भी ध्यान दीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो तल तनाव होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है लगभग कितना होता है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो तल तनाव, वही पृष्ठ तनाव की बात हम कर रहे हैं, तल तनाव, सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। तो तल तनाव जो होता है वो होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है। कितना होता है? 0.075 न्यूटन पर मीटर। ये इसका पृष्ठ तनाव होता है 20 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब 20 डिग्री तापमान पर इसका तल तनाव 0.075 न्यूटन पर मीटर होता है। और यही 20 डिग्री सेल्सियस पानी का जो श्यानता होता है, पानी का विस्कोसिटी, पानी की विस्कोसिटी की बात करें, श्यानता, पानी की जो विस्कोसिटी होती है यही 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो विस्कोसिटी होती है वो होती है 0.01008 पॉइज। ये पॉइज मतलब इसको पी से प्रदर्शित होता है। कितना होता है? पी से प्रदर्शित करते हैं, पॉइज। तो दोस्तों ये आपने जान लिया तल तनाव कितना होता है पानी का, और साधारण पानी का, और इसकी विस्कोसिटी कितनी, मतलब श्यानता कितनी होती है। और एक चीज,
जो पानी में ससंजन और असंजन का केशिका क्रिया के गुण भी होते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, पानी में ससंजन और असंजन, ससंजन और असंजन मतलब कोहेंशन और एडेंशन। आपको मैंने इसके पहले बताया था कोहेंशन और एडेंशन, जो कि मैंने आपको बताया था एडेंसिव होते हैं। एडेंसिव कौन किससे होते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था सरमाइका और लकड़ी। सरमाइका और लकड़ी को जोड़ने के लिए, आप सरमाइका देखते हैं लकड़ी पे लगा रहता है, तो सरमाइका और लकड़ी को जोड़ने के लिए कोहेंसिव फोर्स की आवश्यकता होती है। वो कोहेंसिव मतलब कि आप फेविकोल वगैरह का जोड़ लगता है ना, वो कोहेंसिव के रूप में होता है, वो कोहेंसिव फोर्स का काम करता है, जिससे वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों यही है एडेंसिव, एडेंसिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो होता है एडेंसिव फोर्स। तो एडेंसिव होता है तो वो आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी का जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, पारदर्शक होता है, और शुद्ध पानी का जो भार होता है वो होता है 1 GM पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो समुद्री पानी का भार होता है वो साधारण पानी से 1.03 गुना होता है। तो ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। और जो पानी का अपेक्षिक आयतन होता है 10⁻³ मीटर क्यूब पर केजी होता है। तो ये सब सारा चीजें आपको मैंने बता दिया, उसकी श्यानता बता दी, मतलब उसकी विस्कोसिटी बता दी, और मैंने आपका उसका पृष्ठ तनाव भी बता दिया कि उसका तल तनाव कितना होता है, सरफेस टेंशन कितना होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी में ससंजन और असंजन, ससंजन और असंजन और केशिका क्रिया का भी गुण होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए यूट्यूब चैनल पे हमारे, और वीडियो को लाइक करिए। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को एक से दूसरे लोग के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनसे बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर अगर होंगे तो हम वीडियो को लाइव लाएंगे आप सबके सामने, और आपके एग्जाम तक हम ये सबसे ज्यादा कोशिश ये रहेगा कि आपका सिलेबस खत्म करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।